नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा। साप्ताहिक सभा में आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र के स्थानीय चुनाव के रिजल्ट्स के बारे में। महाराष्ट्र में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव पिछले हफ्ते हो चुके हैं। उससे पहले नगर पालिका और नगर परिषद के भी चुनाव हुए थे और एक बात बड़ी स्पष्ट है कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर महाराष्ट्र में उभरी है। 29 जो नगर निगम है उसमें कम से कम 23 शहरों में बीजेपी का मेयर बन सकता है, जबकि शिवसेना शिंदे जो कि महायुति या बीजेपी का ही पार्टनर है, वो 3 शहरों में अपना मेयर बना सकता है, जबकि कांग्रेस के खाते में 3 शहर जाने की संभावना है। इसमें जो बड़ी बात यह है कि एक समय विपक्ष में सबसे बड़ी पार्टी जो रही है शिवसेना यूबीटी मतलब उद्धव ठाकरे का गुट, उसका कहीं पर भी मेयर महाराष्ट्र में नहीं बन रहा है। मुंबई में हालांकि उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है, पर मुंबई में भी सत्ता उनकी इस बार करीब 30 साल बाद वो सत्ता से बाहर हो गए। तो महाराष्ट्र के राजनीति का भविष्य क्या है, ठाकरे परिवार का भविष्य क्या है, पवार परिवार का भविष्य क्या है, कांग्रेस का क्या होगा, इस बारे में बातचीत करने के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं सी वोटर के फाउंडर यशवंत देशमुख। यशवंत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद मिलिंद। तो यशवंत, सबसे पहले हम ठाकरे से ही बात शुरू कर लेते हैं, ठाकरे परिवार से ही। आज जब शुक्रवार को हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो बाला साहब ठाकरे की 100वीं जन्म जयंती है या जन्मदिन, अगर वो जीवित होते हैं तो उनका आज वो 100 साल के हो जाते हैं। और जब बाला साहब ठाकरे 100 साल के हो रहे हैं तो उनके बेटे या उनके भतीजे की जो पार्टी है वो महाराष्ट्र की राजनीति में एक तरफ से किनारे पे लग गई है। मुंबई में जरूर उनका प्रदर्शन संतोषजनक रहा है, वो नंबर 2 पे रहे हैं। लेकिन अगर आप पूरे महाराष्ट्र में देखेंगे तो वो अ, अगर मैं वार्ड वाइज भी संख्या देखूं तो शिवसेना यूबीटी 5वें स्थान पर चली गई है। मतलब एमआईएम से वो थोड़े ही आगे है। एमआईएम को 126 वार्ड पर जीत मिली है और यूबीटी को मिली है 155 पे। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी इस चुनाव में साथ में आए थे, मुंबई में खास करके। तो अब आपको क्या लगता है कि ये शिवसेना शिंदे जो कि उनका 3 शहरों में मेयर भी बनने जा रहा है और उनके जो वार्ड में जीत हुई है वो 399, मतलब नंबर 2 की पार्टी है इस समय वो महाराष्ट्र में। तो ये क्या मतलब राजनीति में किसी को राइट ऑफ नहीं करना चाहिए, लेकिन अब चूंकि अगले 4-5 साल कोई चुनाव नहीं होना है महाराष्ट्र में, तो क्या माना जाए कि ये ठाकरे परिवार के लिए अस्तित्व का संकट है, इनकी राजनीति खत्म हो जाएगी? मिलिंद, इसको अलग अलग तरीके से लोग एनालाइज कर सकते हैं। देखिए, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि महाराष्ट्र में कहीं और उनके पास में सत्ता नहीं बची, 30 साल से जहां सत्ता थी वो भी हाथ से चली गई, तो एक अस्तित्व का संकट हो गया है क्या? तो ऑब्वियस सी बात है कि अस्तित्व का संकट वैसे देखेंगे तो हो गया है। लेकिन अगर आप गिलास आधा भरा है उस नजरिए से देखेंगे तो 25-30 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बाद में उस तरह से वो मुंबई से वाइप आउट नहीं हुए जैसा कि बहुत सारे एग्जिट पोल या बाकी लोग कह रहे थे। जबकि आपको याद होगा कि अपनी साप्ताहिक सभा में हमने बात की थी कि आगे है बीजेपी मुंबई में, लेकिन कोई वाइप आउट नहीं हो रहे हैं ठाकरे बंधुओं के आने से। उनका एक मुंबई के अंदर का अस्तित्व बना। हाँ, शिवसेना एज ए पैन महाराष्ट्र पार्टी जिसकी बात होती है, वो मेरे ख्याल से अब वो मामला बिगड़ गया है। वो घूम के अब वापस अपने बिल्कुल रूट पे ऐसी जगह आ गए जहां से उनकी शुरुआत हुई थी, और अब वो केवल अपना घर बचाने के उसमें लगे हैं। और कुछ हद तक मैं ये कहूंगा कि ये कहना मुंबई के रीजन में कम से कम कि उद्धव ठाकरे का गुट समाप्त हो गया है, ये गलत होगा। क्योंकि शिंदे सेना का परफॉर्मेंस कोई मुंबई के इलाके में, उनका ठाणे में परफॉर्मेंस अच्छा रहा लेकिन मुंबई के अंदर नहीं रहा। तो ये सेफ होगा कहना कि मुंबई के बाहर शिंदे सेना बीजेपी के साथ में अलायंस के कारण वो एक हिंदुत्व वोट उसको पड़ा, जो मोदी और देवेंद्र फडणवीस इन दोनों के जुगाव के कारण उनको वो वोट पूरी तरह पड़े और उसका उनको लाभ मिला। इतनी बड़ी तादाद में बीजेपी ने पालिकाएं जीती। लेकिन ये कोई पहला अवसर नहीं है कि बीजेपी महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरी है मिलन। 2014 के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जब सब लोग अलग लड़े थे, तब से लेके आज तक बीजेपी वोट या सीट के लिहाज से नंबर 1 पार्टी लगातार बनी हुई थी। एक लोकसभा चुनाव का उसमें अपवाद आप छोड़ दें, जब झटका लग गया था इनको पिछले 2024 के लोकसभा चुनाव में। अदरवाइज बीजेपी नंबर 1 पार्टी वहां पे लगातार बन के उभरी ही है, मेंटेन भी रही है। ऐसे में रीबूटिंग तो हुई है पॉलिटिक्स की, निस्संदेह।
लेकिन मैं इस रिबूटिंग को दरअसल अब ये देख रहा हूं कि महाराष्ट्र में पैन महाराष्ट्र पार्टी केवल बीजेपी बची है। बाकी सारी पार्टियां क्षेत्रवार ढंग से बीजेपी के सामने जो है एक तरह से खड़ी हो गई है। तो अगर आप मुंबई क्षेत्र की बात करें तो बीजेपी का मेन अपोजिशन वहां पर वो उद्धव ठाकरे और उनकी सेना है। मुंबई के बाहर आप निकलेंगे तो पश्चिम महाराष्ट्र में वो एनसीपी उनका मुख्य प्रतिद्वंदी, भले ही पुणे हार गए हो, लेकिन मुख्य प्रतिद्वंदी वहां पे बाकी सब कोई खत्म हो गए, केवल एनसीपी है, शरद पवार और अजीत पवार का वही एक बचा हुआ है। विदर्भ की बात करें तो वहां कांग्रेस मुख्य प्रतिद्वंदी बन के उभरी, बाकी सब लोग साफ हो गए। नॉर्थ महाराष्ट्र की भी स्थिति वही है, मराठवाड़ा में थोड़ी जगह कांग्रेस थोड़ी जगह एनसीपी वो है दिख रहा है। लेकिन एक बात कॉमन है कि बीजेपी एक पोल है महाराष्ट्र में। और मुंबई जहां तक सवाल है, क्योंकि मुंबई का बजट और मुंबई का महत्व, ये महाराष्ट्र के बजट और महाराष्ट्र का पूरा एक तरफ, और मुंबई का बजट और मुंबई का महत्व एक तरफ, वहां पर मुझे लगता है कि उद्धव ठाकरे इतनी इज्जत बचा के तो ले गए हैं कि वो मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में पहुंचे हैं। जो मेजॉरिटी भी मिली है बीजेपी को वो शिंदे सेना के सहारे मिली है, और वो जस्ट अबाउट मेजॉरिटी है, कोई बहुत लंबी चौड़ी मेजॉरिटी नहीं है। मतलब कभी अगर शिंदे जी से मनमुटाव हुआ और शिंदे साहब बोले कि हम निकल के जा रहे हैं उद्धव जी के पास में वापस, तो बीजेपी अल्पमत में आ जाएगी दोबारा सरकार, मतलब उसमें उसमें समस्या उनको आएगी। इसलिए उद्धव ठाकरे समाप्त हो गए हैं, उनकी पॉलिटिकल ओबिचुरी लिखना ये थोड़ी ये गलत बात है। मुंबई में उनका महत्व अभी भी बना, हाँ मुंबई के बाहर जरूर उनका महत्व समाप्त हो गया है, और मुझे लगता है कि शायद वो समस्या अब और बढ़ेगी मुंबई के बाहर, क्योंकि उनका जो रिसोर्स वाला हिस्सा है मुंबई का म्यूनिसिपैलिटी का, वो उनके हाथ से निकल गया है। तो रिसोर्सेज राजनीति में बहुत महत्व रखते हैं। जहां ज्यादा रिसोर्स होते हैं उनको अपनी राजनीति ज्यादा चलाने, खेलने में, करने में आसानी होती है। और शरद पवार की तरह से उनके कोई रिसोर्स इंडस्ट्रियल उस तरीके के भी बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि शरद पवार जी का तो यह है कि उनके अपने पर्सनल रिसोर्सेस कह लीजिए, या जो बिजनेस के रिसोर्स है वही बहुत ज्यादा है, कम नहीं है, तो वो अपनी राजनीति चला सकते हैं। कांग्रेस पैन इंडिया पार्टी है, उनको रिसोर्सेस की आवश्यकता हुई तो डीके शिव कुमार भी उपलब्ध करा सकते हैं, या फिर रेवंत रेड्डी भी उपलब्ध करा सकते हैं, और कहीं ना कोई सरकार तो कांग्रेस की आएगी, जाएगी, बनेगी, तो उनके उनके हाथ में भी इतना अकाल नहीं होगा। लेकिन शिवसेना उद्धव ठाकरे के पास में रिसोर्सेस का एकदम से जैसे अकाल शायद पड़ जाए, ये एक उनके लिए कठिनाई आने वाली है। नहीं तो एक और सवाल ले लेते हैं यशवंत ठाकरे परिवार को लेकर कि दोनों भाई करीब 20 साल बाद साथ में आए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे। तो इसका फ़ायदा कुछ हद तक उद्धव ठाकरे की शिवसेना को तो मिला, लेकिन जो एमएनएस है वो जहाँ की तहाँ रही, मतलब वोट शेयर भी उसका 1 आध % घटा-बढ़ा, सीटें भी वहीं रह गई जहाँ वो अकेले जब 2017 में वो लड़ी थी। तो ये आपको लगता है कि वापस राज ठाकरे अलग राह पकड़ेंगे, क्योंकि जैसे कल्याण में हुआ उनकी पार्टी के लोगों ने शिवसेना शिंदे का समर्थन कर दिया। तो ये जो ठाकरे परिवार साथ में आया है, ये क्या बना रहेगा आगे, या वापस राज ठाकरे छिटक कर बीजेपी या शिंदे के पास जा सकते हैं? देखिए बहुत ज्यादा उद्धव ठाकरे को फर्क नहीं पड़ेगा। एक इमोशनल अपील उनको देनी थी मुंबई इलेक्शन के पहले, उतने भर के लिए वो पर्याप्त था, भाई साथ में आ गए, जो शिवसेना का कैडर है उत्साहित हो गया। लेकिन सच्चाई ये भी है मिलिंद कि जब से राज ठाकरे अलग हुए हैं, शिवसेना की मेन लेगेसी, मेन वोट तो उद्धव ठाकरे के पास में ही रहा है। ऐसा तो हुआ नहीं कि वो कोई राज ठाकरे के पास में से चोर हो गया। राज ठाकरे इलेक्टोरली स्पीकिंग अगर बोले तो एक तरह से फेलियर ही रहे हैं जब से उन्होंने अपनी पार्टी बना के अलग रही। तो उद्धव ठाकरे के साथ में राज रहे तो इसमें राज को फायदा हो रहा है ज्यादा। अभी उद्धव ठाकरे को जितना फायदा होना था हो चुका है। उद्धव ठाकरे के लिए अब यह है कि उनके पास में शिवसेना ओरिजिनल मुंबई की लेगेसी उनके पास में है। देखिए अगर मैं उद्धव ठाकरे हूं तो मुंबई से सत्ता जाने का एक दुख अलग बात है, लेकिन मुंबई में इज्जत बच गई और हम एक पोल बन गए, ये उनके लिए दरअसल मेरा मानना है कि मैं अगर उद्धव ठाकरे हूं तो मैं चैन की सांस लूंगा कि मेरी वो दुर्गति नहीं हुई जिसकी हर कोई बात कर रहा था। सपोज कीजिए कि अगर बीजेपी की अकेले नंबर आ गया होता 125 130 और उद्धव ठाकरे के नंबर जो है 20-25 घट के चले गए होते जैसा कि असेंबली इलेक्शन में हुआ था, तब तो पूरी भरी पूरी दुर्गति हो जाती।
लेकिन या जैसा कि एनसीपी का स्थिति पुणे में हुई, तो या कांग्रेस की स्थिति जैसी कि नागपुर में हुई, वैसी स्थिति अगर हो जाती तो दुर्गति हो जाती उद्धव ठाकरे जी। जी। लेकिन मुझे लगता है कि वो अपनी इज्जत बचाने में कामयाब हो गए। वो उन्होंने कम से कम मुंबई के अपने गढ़ में अपने को एक तरीके से ये तो कर दिया है कि बीजेपी के सामने अगर लड़ रहा है तो मैं, कोई लड़ रहा है तो मैं ही लड़ रहा हूं। अब ये बात अलग है कि बीजेपी के साथ में ही थे, वो हिंदुत्व का ही वोट है। और उद्धव ठाकरे अगर मुंबई में जीत भी जाते तो जैसा मैंने मजाक में पहले भी बोला कि मेरे बहुत सारे लेफ्ट लिबरल मित्रों को उसमें सेकुलरिज्म की जीत कैसे दिखाई दे रही थी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे के साथ आने से, ये मैं अभी तक समझ नहीं पाया था। तो मुंबई में तो एक्चुअली में आप देखें तो हिंदुत्व की जीत हुई है। जो जीता है वो हिंदुत्व का एजेंडा, जो हारा वो हिंदुत्व का एजेंडा। राइट और एक्सट्रीम राइट का ही तो अंतर है ना मिलिंद। जी। मुंबई की राजनीति उस धरातल पे पिछले कई दशकों से धीमे धीमे खिसक रही थी। तो आज मुंबई में दरअसल सो कॉल्ड सेकुलर जमात के लिए कहीं पर भी कोई स्थान नहीं है सिवाय पॉकेट्स के। और वो पॉकेट्स में भी अब जो मुस्लिम पार्टियां हैं वो ज्यादा अपना ग्राउंड बना रही हैं बनिस्बत की सेकुलर पार्टीज के, जिन्हें सेकुलर कहा जाता है। तो अगर आज मौका मिल रहा है तो बिहार में भी मौका मिलते ही मुसलमान एआईएमएम को वोट दे रहे हैं और मुंबई में भी दे रहे हैं। और जब मौका मिलता है तो एआईएमएम को पीछे छोड़ के इस्लाम पार्टी को भी मालेगांव में वोट दे रहे हैं। तो उनका मुस्लिम मतदाताओं का जो एक तरीके से ध्रुवीकरण है वो अब सभी सेकुलर पार्टीज को छोड़ करके वो अपनी मुस्लिम पार्टियों के लिए होता जा रहा है, जो सेकुलर पार्टियों के लिए बड़ी एक चेतावनी है। हालांकि उनके जीतने हारने से कोई सरकार में आ रहा है जा रहा है इससे कोई फर्क बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला। जो संख्या बल है उस लिहाज से मुझे नहीं लगता कि जम्मू कश्मीर के बाहर एक आप कह ले बंगाल, जहां पे अभी भी उनका उस तरीके का इम्पैक्ट है मुस्लिम मतदाताओं का कि वो अभी तक तो ऐसा चल रहा है कि जिसको चाहे उसको बनाए। उस जगह को छोड़ करके अगर आप बोले तो वैसा इम्पैक्ट नहीं है। हाँ, उसका लोकलाइजेशन जरूर हो रहा है, जहां जहां इम्पैक्ट हो सकता है वो हो रहा है। हमने सीमांचल में देखा, उनको मौका मिला वो लोकलाइजेशन हैदराबाद में हमेशा से रहा, मुंबई में आपने देख लिया, मालेगांव में देख लिया। तो ये पॉकेट्स अब जो इस्लामिक आइडेंटिटी की पॉलिटिक्स करने वाली जो इस्लामिक पार्टियां हैं उनके पास में सीधे सीधे जा रहा है उनका वोट। वो सेकुलरिज्म वाली बात के ऊपर नहीं आ रहा है। तो ये अपने आप में मुंबई और महाराष्ट्र के चुनाव का एक मिलिंद, एक्चुअली में लोग इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं वैसे, लेकिन इसके बड़े दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। जी। ये राष्ट्रीय राजनीति को, ये वाली जो हिस्सा है ये राष्ट्रीय राजनीति को आगे पीछे प्रभावित करेगा बड़े नहीं तो बड़े बड़े तौर पे। नहीं यशवंत, मैं उस पर आने ही वाला था कि जो एक पहलू है मुस्लिम राजनीति का, चाहे मालेगांव में हुआ हो या भिवंडी में हुआ हो या औरंगाबाद जिसको संभाजी नगर के नाम से अब जाना जाता है, वहाँ एमआईएम का जिस तरह से उभार हुआ या इस्लाम पार्टी का मालेगांव में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी सरप्राइजिंगली नंबर 3 पर है। मतलब मैं सरप्राइजिंगली इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 3 शहरों में उनका मेयर बन सकता है, चंद्रपुर, लातूर और भिवंडी में। भिवंडी में उनको समाजवादी पार्टी को साथ में लेना पड़ेगा। लेकिन अगर आप पूरे महाराष्ट्र की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सीटें देखेंगे, तो वो उनको 324 सीटें मिली है, जो कि बीजेपी के तो बिल्कुल 25%, मतलब बीजेपी को तो 1400 से ज़्यादा सीटें मिली है, या शिंदे सेना को 400 मिली है, लेकिन अभी भी अजीत पवार या की एनसीपी से भी बड़ी फोर्स जो है कांग्रेस पार्टी है, उद्धव ठाकरे से भी बड़ी फोर्स जो है कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जो बात आपने कही कि अब मुस्लिम पार्टियां भी जो है वो कांग्रेस की जगह ले रही है, और हमने देखा मुंबई में भी उनकी 24 सीटें, लेकिन पिछली बार से 31 सीटों से उनकी कम हो गई जो सीटें हुई है, और वो सीटें कहीं ना कहीं एमआईएम के खाते में चली गई 8 सीटें। तो ये कांग्रेस का प्रदर्शन, मतलब कांग्रेस के लिए इसको अच्छी खबर माना जाए कि भाई 3 शहरों में उसका मेयर बन रहा है, या वो सबसे बड़ी नॉन एनडीए पार्टी है महाराष्ट्र की, या ये जो एमआईएम का उभार है ये उसके लिए खतरे की घंटी। मतलब महाराष्ट्र के रिजल्ट्स को आप कांग्रेस के लिए कैसा पढ़ते हैं? मिलिंद, कांग्रेस के हमारे मित्रों को मेरी बात से थोड़ा सा दुख होगा शायद इस बात से, लेकिन मैं अच्छा नहीं रीड कर रहा हूं। अच्छा इसलिए नहीं रीड कर रहा हूं क्योंकि जिस पार्टी ने महाराष्ट्र में दशकों तक शासन किया, दशकों तक मतलब अभी 2015 तक तो सत्ता में ही रहे ना, आखिर जी। कोई बहुत पुरानी बात तो हम नहीं कर रहे हैं, लगातार उन्हीं के मुख्यमंत्री रहे।
उस पार्टी को आज महाराष्ट्र के 6 बड़े रीजन हैं, उन 6 बड़े रीजन्स में से अब 2.5 रीजन में उनकी चुनौती रह गई है। 3.5 रीजन से वो गायब हो गए हैं। 2.5 रीजन से कहने का तात्पर्य विदर्भ में वो अभी भी बीजेपी के सामने मुख्य पोल बने हुए हैं, नॉर्थ महाराष्ट्र में बने हुए हैं और आधा मैं मान के चल रहा हूं मराठवाड़ा में बने हुए हैं। लेकिन मुंबई से वो साफ हो गए हैं, कोंकण से साफ हो गए हैं, वेस्टर्न महाराष्ट्र से साफ हो गए हैं। तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो शायद तो कांग्रेस अब शायद मनाएगी कि विदर्भ अलग राज्य बन जाए तो ज्यादा बेहतर है, कम से कम एक राज्य उनके लिए कहने के लिए होगा जहां वो बीजेपी के सामने डिफॉल्ट अपोजिशन रहेंगे और कभी सत्ता में डिफॉल्ट में सत्ता में आने की सपना भी रख सकते हैं वो। लेकिन अगर आप कांग्रेस कहां थी 10 साल पहले और कहां पहुंच गई, अगर इस लिहाज से 10 साल में देखेंगे तो ये कांग्रेस की गिरावट कोई ऐसी नहीं है जिसे उत्तर प्रदेश या बिहार में, जिसमें 30-40 साल में कांग्रेस धीमे धीमे करके गिरी और पिछले 25 साल से तो हम देख ही नहीं रहे उन राज्यों में कांग्रेस को। ये तो 10 साल के अंदर की गिरावट है ना मिलिंद। ये तो आंख के सामने सामने ढहता हुआ किला हमने देखा। इससे मतलब 3 जगह उनके मेयर बन गए, गढ़ है, ठीक है, उनको उनकी इस बात की बधाई, लेकिन इससे वो संतोष ले शायद उसमें थोड़ा-सा मुझे आपत्ति होगी, क्योंकि अगर आप उसमें भी संतोष लेने लगे कि हम इतने के अंदर बच गए, इतने के अंदर बच गए, तो महाराष्ट्र की राजनीति में फिर अगर शरद पवार जी क्षेत्रीय दल बन के रह गए पश्चिमी महाराष्ट्र में, या उद्धव ठाकरे क्षेत्रीय दल बन के रह गए हैं मुंबई रीजन में, तो फिर कांग्रेस भी क्षेत्रीय दल ही बचा विदर्भ के क्षेत्र में। तो उसमें से दिलासा या सांत्वना लेने के बजाय कांग्रेस को मुझे लगता है कि एग्रेसिवली आना पड़ेगा, क्योंकि जिस ओर हम लोग ने 2 बार आधी अधूरी चर्चा कर ली मुस्लिम राजनीति की, मुझे लगता नहीं है कि उस वोट बैंक को अब वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेके चल सकते हैं। उन्होंने मुस्लिम वोट्स ने अपने ऑप्शंस देखने शुरू कर दिए हैं और वो जहां मौका मिल रहा है वहां पे अपने तीसरे ऑप्शन के ऊपर जाकर के वोट दे रहे हैं। उनके दिमाग में बहुत क्लैरिटी है। नहीं तो सबसे आखिर में यशवंत देवेंद्र फडणवीस आपने कहा कि भाई विदर्भ का अलग राज्य बन जाएगा तो कांग्रेस को शायद कुछ सांत्वना मिल जाए। लेकिन 10 साल पहले लोग ये कहते थे, 12 साल पहले कि भाई बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाएगा देवेंद्र फडणवीस, सोचते थे कि विदर्भ के मुख्यमंत्री बन जाएंगे, हमारे राज्य में वहां तो सरकार आ जाएगी, लेकिन अब पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का उभार आप कैसे देखते हैं? खास करके जो लगा था कि भाई 2014 मतलब में तो मुख्यमंत्री बने, 19 में मौका चूक गए, फिर जब सरकार बनी तो शिंदे बन गए, फिर लोकसभा में हार हो गई, तो ऐसा लगा कि भाई अब फडणवीस खत्म हो जाएंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद जो वापसी की और अब जो वापस म्युनिसिपल इलेक्शन में बड़ा साफ है, और इस बार कोई राष्ट्रीय नेता यशवंत, बीजेपी के नेता आमतौर पे जाते थे लोकल इलेक्शन में भी रिपोर्ट मतलब प्रचार करने, जैसे मान लीजिए हैदराबाद में भी गए थे, लेकिन यहाँ इस बार मुंबई में कोई भी बाहर का नेता नहीं आया। फडणवीस ही चेहरा थे अगर आप प्रचार के लिहाज से देखेंगे तो। ये लेकिन ये श्रेय आप क्या उनके भविष्य के लिए, खास करके जो उनके मतलब बीजेपी के लोग बार-बार यही चर्चा कर रहे हैं कि भाई वो भी दावेदार हो गए हैं अब नरेंद्र मोदी के बाद के जो सिनेरियो के लिए, हालाँकि अभी नहीं, उनका कोई नहीं, नहीं, वैकेंसी नहीं। नहीं है। वो बीजेपी के उभरते हुए सितारे, देखिए महाराष्ट्र के वो सबसे बड़े नेता हो गए हैं निस्संदेह। देवेंद्र फडणवीस हैज अराइव्ड। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति की मिलिन जब बात होगी तो शरद पवार के बाद में देवेंद्र फडणवीस का नाम आएगा कि हाँ, महाराष्ट्र की राजनीति चलाने वाले शरद पवार थे, अब देवेंद्र फडणवीस। निस्संदेह इस बात का पूरा क्रेडिट है और वो भाजपा की अगली पीढ़ी के सबसे कद्दावर नेताओं में अब शामिल। और देवेंद्र फडणवीस से अगर किसी को सीख लेनी है तो राजनीति में धैर्य की दरकार कितनी होती है मिलिंद, ये लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी होते हुए भी जिस तरह से उन्होंने डेप्यूटी सीएम का पद अनुशासन के तहत स्वीकार किया शिंदे के नीचे, वो अपने आप में उनको एक तरह की वो एफडी ऐसी थी जो दोगुना तिगुना उनको सूद दे के गई है। इस समय लोगों ने उनको इस तरीके से देखा कि ये आदमी सत्ता के पीछे पागलों की तरह नहीं भागा कि भाई पार्टी तोड़े ये तोड़े उस तरह, वो अलग राजनीति है पूरी। लेकिन बावजूद उसके कि वो डेप्यूटी सीएम पार्टी के कहने पे बना रहा, इसलिए पार्टी के बड़े होने के बाद में सीएम बनने पर उसका स्वाभाविक हक है। ये बात अंडरलाइन हो गई आम मतदाता के बीच में। उस लिहाज से ये चुनाव देवेंद्र फडणवीस की व्यक्तिगत जीत है। देवेंद्र फडणवीस अब बीजेपी के
अगली जनरेशन के अग्रिम पंक्ति के नेताओं में शामिल हो गए हैं। लेकिन बावजूद उसके मैं एक चीज बहुत साफ कहूं कि अभी फिलहाल मुझे नहीं लगता कि अगली पंक्ति में अमित शाह के आसपास कोई भी दूर दूर तक है उस पूरी रेस में। हाँ, उसके बाद वाली जो पीढ़ी है उस पीढ़ी में या उस बाद जो लीडरशिप की लाइन है उसमें योगी आदित्यनाथ हुए, देवेंद्र फडणवीस हुए, चाहे हिमांता बिस्व शर्मा हुए, तो बीजेपी के जो स्टार हैं बड़े बड़े, उन स्टार्स में देवेंद्र फडणवीस का नाम शुमार हो गया है। और वो युवा हैं, अभी बहुत कम आयु है उनकी, कम से कम 20-25 साल की राजनीति पूरी लंबी शेष है। ईश्वर उनको भी दीर्घायु करे, हर एक को प्रधानमंत्री बनने का सपना देखने का हक है और वो डिजर्व करते हैं आगे की राजनीति में लंबी रेस के घोड़े में बन के जाने में। और उनके महाराष्ट्र जैसे बड़े राज्य में लगातार जीतने या जीतने का मादा रखने की बात जो है उनको शिवराज सिंह चौहान या फॉर दैट मैटर गुजरात या बाकी किसी ऐसे राज्य से अलग करती है जो कि भाजपा के गढ़ रहे हैं। देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसे राज्य को भाजपा का गढ़ बनाया है जो भाजपा की लिस्ट में गढ़ की कहीं दूर दूर तक उसमें नहीं था। भाजपा शिवसेना की जूनियर पार्टी थी। आज स्थिति देवेंद्र फडणवीस ने यह कर दी है कि जो भी उनके खिलाफ भी लड़ रहा है वो भी उनके साथ में ही है। आखिर तो शरद पवार प्रॉक्सी तरीके से सरकार में ही है ना, जी। अलग कहां है। तो ये जो मास्टरमाइंड गेमिंग की है ये अद्भुत की है। बस केवल एक उनके सामने चैलेंज है जो मैं आपके शो के माध्यम से दर्शकों को भी बोलना चाहूंगा, और अगर उम्मीद करें कि कोई देवेंद्र जी के एडवाइजर देख रहे हो तो वो भी बोले। देखिए, नरेंद्र मोदी इसलिए नहीं बने कि 2002 के दंगे के बाद में पोलराइजेशन हो गया और मोदी बन गए। दंगों की राजनीति एक अलग थी, उसका पोलराइजेशन अलग था। नरेंद्र मोदी इसलिए बने क्योंकि वाइब्रेंट गुजरात और गुजरात मॉडल की जहां तक बात होती है उसी के ऊपर एक डेवलपमेंट का पॉलिटिक्स का ताना बाना और एक उन्होंने अपने लिए इमेज गढ़ी जिसके ऊपर लोगों ने विकसित भारत, अच्छे भारत के लिए उनकी तरफ, ठीक है हिंदुत्व तो बेस था, लेकिन असली जो उसके अंदर ताकत आई वो डेवलपमेंटल पॉलिटिक्स की आई। यहां से देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के विकास की, मुंबई के विकास की जो लाइन खींचेंगे वो मानी जाएगी उनकी एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल या एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत। अगर वो देवेंद्र फडणवीस मॉडल ऑफ डेवलपमेंट स्टैब्लिश करने में कामयाब हो गए, अगर उन्होंने 5 साल में मुंबई का काया पलट कर दिया, महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था का काया पलट कर दिया और वो उस चीज को स्थापित करने में कामयाब हो गए इलेक्टोरली भी, कि हम काया, क्योंकि इलेक्टोरली आपने देखा है चंद्रबाबू नायडू जी का देखिए, उन्होंने बहुत जबरदस्त विकास की राजनीति की, लेकिन विकास की राजनीति के चक्कर में जितनी बार वो नीचे की राजनीति से चूके हर बार सत्ता के बाहर हो गए। ओरिजिनल डेवलपमेंट अगर पॉलिटिक्स बोलेंगे तो चंद्रबाबू नायडू की रही है इस मुल्क में। देश में पहली बार बिल गेट्स और माइक्रोसॉफ्ट को चंद्रबाबू नायडू लेके आए थे, लेकिन बावजूद इसके 2 बार उन्हें सत्ता के बाहर होना पड़ा। नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रबाबू नायडू से सीखा, उन्होंने डेवलपमेंट पॉलिटिक्स की, लेकिन ग्रास रूट वाली पॉलिटिकल जोड़ तोड़ इक्वेशन हिंदुत्व वो पकड़ के रखा, इसलिए दोनों चीजों को साथ में लेके चल पाए। केवल हिंदुत्व से, केवल ऑर्गेनाइजेशन से भी नहीं होगा, अब उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। देवेंद्र फडणवीस, मैंने ट्वीट भी किया, लोगों ने कहा कुछ नहीं बदलेगा, मुंबई वैसी की वैसी रहेगी, दिल्ली में क्या बदल गया। दिल्ली में कुछ नहीं बदला अभी तक, ये बात तो सच है, और दिल्ली में कोई बदलने की मुझे उम्मीद भी जल्दी नहीं थी। लेकिन हाँ, इतना जरूर है, मैंने ये भी देखा कि दिल्ली में विकास की राजनीति करके शीला दीक्षित जी ने 15 साल सत्ता रखी। आप अपने विकास के नाम का डंका पीटेंगे तो आप लंबे जाएंगे। तो देवेंद्र जी के सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। यहां से उन्होंने अगर देवेंद्र फडणवीस मॉडल स्टैब्लिश कर लिया तो आने वाले 25 सालों तक देश की राजनीति के शीर्ष तक जाने से उनको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उनको केवल इस जीत से काम नहीं होगा, उनको जीत के बाद में अपने आप को लंबी लाइन खींच करके प्रूव करना पड़ेगा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन और डेवलपमेंट के ऊपर ये कर सकता हूं। मुंबई का काया पलट करना, अगर उन्होंने मुंबई संवार दी केवल, मैं तो आप महाराष्ट्र भी बोल दीजिए, मुंबई केवल संवार दी मिले जो दिखेगी सबको कि अगर हाँ देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई का, जैसे शीला दीक्षित इसमें कहते थे दिल्ली का काया पलट कर दिया शीला दीक्षित जी। ने, अगर देवेंद्र फडणवीस वो काम करने में कामयाब हो गए मुंबई में, तो 25 साल की उनकी राजनीति बिल्कुल फिट है।
बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत इस बातचीत के लिए। तो हमारे साथ जुड़े थे यशवंत देशमुख, सी वोटर के फाउंडर। महाराष्ट्र के नतीजों पर बात की और दो तीन बातें बड़े साफ तौर पे निकल के आई कि ठाकरे परिवार के सामने अस्तित्व का संकट जरूर है, लेकिन मुंबई में वो कम से कम अपनी इज्जत बचाने में कामयाब रहे हैं। लेकिन उनको यहाँ से अपनी राजनीति को नए सिरे से बनाना होगा अगर पूरे महाराष्ट्र में उनका सपना है कि वो वापसी करें। कांग्रेस आंकड़ों में तो अच्छी दिख रही है क्योंकि 3 जगह उनका मेयर बन रहा है, लेकिन जिस तरह से मुस्लिम राजनीति का उभार हुआ है मालेगांव में, औरंगाबाद में, इवन मुंबई में, ठाणे में, मुंब्रा में, वो ज़रूर खतरे की घंटी है। जैसा कि यशवंत ने कहा कि बिहार में भी हमने देखा, सीमांचल में हुआ है और अब महाराष्ट्र में भी हमको ये देखने मिल रहा है कि मुस्लिम पार्टियाँ, जो मुस्लिम मतदाता है, वो प्रेफ़र करते हैं बजाय कि कथित रूप से जो सेक्युलर पार्टी अपने आप को कहती है। और तीसरी बात ये है कि ये जीत देवेंद्र फडणवीस की है, जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है। इससे उनको बीजेपी की जो अग्रिम पंक्ति के नेता है, उसमें लाकर खड़ा कर दिया है। लेकिन अभी भी ये कहना कि वो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं, ये जल्दबाजी है। एक बार फिर से साप्ताहिक सभा का ये अंक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।